हेलो एवं वेलकम साथियों। स्वागत करता हूं आप सभी का सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों एनिमल डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। कैसे जो है वो गाय चारे को पचा के दूध में परिवर्तित कर देती है, कैसे गाय कुछ भी खा जाती है, कैसे जानवर जो है या गाय की अगर मैं बात करूं तो लगातार खाना खाती रहती है। मतलब जब आप गाय को खेत में लेके जाते हैं तो वो सिर्फ खाना खाती है, मतलब चारे को अपने अंदर भरती जाती है और घर में आके सर उसको फिर से चबाना चालू कर देती है। तो कैसे चारा एक बार पेट में जाने के बाद वापस से उसके मुंह में आ जाता है, ये तमाम चीजें, ये तमाम प्रक्रियाएं, ये सारी प्रोसेस हम आज के लेक्चर में सीखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, इसलिए पूरे लेक्चर को आपको कंप्लीटली देखना है ताकि हर एक चीज, छोटी से छोटी चीज आपको समझ में आ सके और हर एक पॉइंट आपके जो है वो बच्चों क्लियर हो सके। चलिए शुरू करते हैं पहले हम लेक्चर। तो सबसे पहले बच्चों हमको ये जानना होगा कि हमारे यानी कि इंसानों के और जानवर यानी कि काऊ या कैटल के जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें अंतर क्या होता है। आप सभी को पता है कि सर मनुष्य के डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है। सबसे पहले मुंह से हम क्या करते हैं, खाने को खाते हैं, दांतों द्वारा चबाते हैं। उसके बाद हम सर आहार नाल के द्वारा अपने खाने को अपने पेट तक लेके जाते हैं और पेट में सर एक आमाशय होता है, यानी कि पेट में स्टोमक होता है। उस स्टोमक में जो है वो हमारे खाने को थोड़ा बहुत पचाया जाता है। पचाने के बाद सर आगे ढकेल दिया जाता है। छोटी आंत और बड़ी आंत में सारी ही चीजें हमारे शरीर के द्वारा अवशोषित यानी कि एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। ये बच्चों जो है वो एक साधारण या सरल प्रकार का पाचन तंत्र है। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन अगर मैं बात करूं बच्चों पशुओं के डाइजेस्टिव सिस्टम की, यानी कि हमारी गाय भैंस भेड़ बकरी के डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ अलग होता है, इतना सरल नहीं होता है। क्योंकि उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो स्टोमक होता है यानी कि जो आमाशय होता है, उस आमाशय के 4 प्रकार के भाग होते हैं जो अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। आपके शरीर में जो स्टोमक है या आपके शरीर में जो आमाशय है वो केवल केवल एक भाग से मिलकर बना होता है। एक तरफ से खाना अंदर जाएगा और नीचे से पच के वो उससे बाहर निकल के छोटी आंत और बड़ी आंत के पास ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर मैं एनिमल्स की बात करूं तो एनिमल्स का जो आमाशय है यानी कि जो स्टोमक है वो 4 भागों में बटा होता है। 4 भागों में बटा होता है। तो 2 प्रकार के स्टोमक या हमारे आमाशय के आधार पे हमने एनिमल्स को 2 प्रकार की कैटेगरी में बांटा हुआ है, या पाचन तंत्र को हमने आमाशय के आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ स्टोमक द डाइजेस्टिव सिस्टम डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। कौन कौन सी कैटेगरीज होने वाली हैं? पहली कैटेगरी बेटा जो हमारी होने वाली है, वो हमारा जो पहला प्रकार होने वाला है वो होने वाला है मोनोगैस्ट्रिक एनिमल्स। मोनोगैस्ट्रिक एनिमल्स या मोनोगैस्ट्रिक डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें केवल और केवल एक आमाशय या एक स्टोमक पाया जाता है, उसे हम मोनोगैस्ट्रिक स्टोमक के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा सर, एक ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें जो स्टोमक रहेगा उसके 2 या 2 से अधिक पार्ट रहेंगे, 2 या 2 से अधिक पार्ट रहेंगे। उनको क्या बोलेंगे? तो सर उसको बोलेंगे हम पॉलीगैस्ट्रिक। तो मोनोगैस्ट्रिक और पॉलीगैस्ट्रिक के बीच में आपको जो है वो सिंपल मैंने अंतर बता दिया है। देख लेते हैं आगे क्या है कि सर इसका स्ट्रक्चर जो रहेगा हमारा मोनोगैस्ट्रिक का, इसके जो स्टोमक रहेगा उस स्टोमक के केवल सर 1 या 2 पार्ट होंगे। केवल और केवल स्टोमक के 1 और 2 पार्ट होंगे जब मैं बात करूंगा पॉलीगैस्ट्रिक एनिमल्स की। लेकिन जब मैं बात करूंगा मोनोगैस्ट्रिक एनिमल्स की, लेकिन जब मैं बात करूंगा पॉलीगैस्ट्रिक एनिमल्स की, तो सर पॉलीगैस्ट्रिक एनिमल्स की जो स्ट्रक्चर रहेगा डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसका स्टोमक जो है वो 3 से 4 भागों से मिलके बना होगा। 3 से 4 भागों के से मिलके बना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब सर क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है? तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है सर इनके एग्जाम्पल से, यानी कि इनके उदाहरण से, कि सर मोनोगैस्ट्रिक एनिमल्स कौन कौन से हैं। तो मोनोगैस्ट्रिक एनिमल्स है सर हमारे डॉग, हमारी कैट, उसके बाद हॉर्स, सुअर यानी कि हमारा हो जाएगा पिग, और उसके बाद हो जाएगी मुर्गी। याद रखिएगा ये दोनों एनिमल्स अधिकतर कृषि या एग्रीकल्चर वाले बच्चों के सिलेबस में होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो आपका पिग है और आपका बच्चों जो हैन है या पोल्ट्री है वो हमारे किस प्रकार के एनिमल हैं? तो सर ये हमारे मोनोगैस्ट्रिक एनिमल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं सर? ये हमारे मोनोगैस्ट्रिक एनिमल कहलाते हैं। और पॉलीगैस्ट्रिक की अगर मैं बात करूं तो पॉलीगैस्ट्रिक में आ जाएगा सर हमारी गाय,
भैंस, भेड़ और बकरी, गाय, भैंस, भेड़ और बकरी, यानी कि आपका हो जाएगा काऊ, काऊ के बाद हो जाएगी आपकी बफेलो, उसके बाद हो जाएगा आपका शीप, और शीप के बाद हो जाएगा बच्चों गोट। ये चार हमारे ऐसे एनिमल्स हैं जो हमारे सर पॉलीगैस्ट्रिक होते हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पिग मेनली, और पिग के साथ साथ हमारी आ जाएगी पोल्ट्री। तो ये हमारे दो ऐसे एनिमल्स हैं जो सर हमारे मोनोगैस्ट्रिक एनिमल्स होते हैं। दोनों को आपको अच्छे से याद रखना है, पहली बात। दूसरी बात सर, इन दोनों में इनकी फंक्शन में क्या अंतर होता है? फंक्शन यानी कि जिनमें केवल और केवल एक स्टोमक है और जिनमें एक से अधिक स्टोमक है, उनका फंक्शन क्या अलग प्रकार से होगा? तो जी हाँ, बिल्कुल। अगर इनके फंक्शंस की मैं बात करूं तो सर इसमें सीधा केमिकल रिएक्शंस होती हैं, इनमें एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो एंजाइम क्या करेंगे सर, एंजाइम को खाने को पचाने में मदद करेंगे। ये बात आपको याद रखनी है। इनमें क्या पाए जाते हैं? इनमें सर एंजाइम्स पाए जाते हैं जो केमिकलों को, या केमिकल जो हम खाने में जो भी आपके खाने में जो हमारे खाने में जो जुड़ी हुई चीजें रहेंगी उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ने का काम करेंगे। लेकिन सर अगर पॉलीगैस्ट्रिक की मैं बात करूं तो पॉलीगैस्ट्रिक में भी क्या होता है सर, इसमें 4 प्रकार के जो है वो क्या पाए जाते हैं, 4 प्रकार के चेम्बर्स पाए जाते हैं। इनके स्टोमक को हम 4 चेम्बर्स में बांटते हैं। चेम्बर कौन कौन से होने वाले हैं सर? पहला होने वाला है रूमेन, दूसरा होने वाला है रेटिकुलम, तीसरा होने वाला है ओमेजम, और चौथा होने वाला है एबोमेजम। ये 4 आपको प्रकार याद रखने हैं। ये पॉलीगैस्ट्रिक एनिमल्स के स्टोमक के 4 कंपार्टमेंट्स हैं। पहला कंपार्टमेंट हो जाएगा सर हमारा रूमेन, दूसरा कंपार्टमेंट हो जाएगा सर हमारा रेटिकुलम, तीसरा हो जाएगा सर हमारा ओमेजम, और चौथा हो जाएगा हमारा एबोमेजम। तो ये चारों के चारों कंपार्टमेंट आपको याद रखने हैं पॉलीगैस्ट्रिक एनिमल में जो हमारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलिए इसके साथ साथ सर एक तीसरी कैटेगरी और आ जाती है। इस तीसरी कैटेगरी को हम बोलते हैं सर सूडो रूमिनेंट्स। सूडो रूमिनेंट्स, सूडो रूमिनेंट मतलब क्या हो जाता है कि सर ऐसे जानवर जो रूमिनेंट्स तो होंगे लेकिन इनमें प्रॉपर रूमिनेशन का काम नहीं होगा। मतलब ये हमारे आवासीय रोमंथी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं सर? हमारे आवासीय रोमंथी। मतलब इनका जो स्टोमक है इसमें इस प्रकार के कंपार्टमेंट तो रहेंगे, लेकिन इसमें इस प्रकार के कंपार्टमेंट तो रहेंगे लेकिन इसमें टोटल चारों के चार प्रेजेंट नहीं रहेंगे। मतलब इन चारों में से एक जो है वो एब्सेंट रहेगा, इसलिए ये ट्रू नहीं होंगे। ये कैसे होंगे सर? सूडो होंगे। सूडो मतलब असत्य। देख लेते हैं क्या है इसमें। एग्जाम्पल में जाएगा सर हमारा ऊंट यानी कि कैमल, और एक हो जाएगा हमारा लावा। ये दो इस प्रकार के एनिमल हैं जो सूडो रूमिनेंट यानी कि आवासीय रोमंथी कहलाते हैं। इनका आवास जटिल तो होगा, लेकिन इनमें जो तीसरे नंबर पे जो कंपार्टमेंट पाया जा रहा था, कौन सा कंपार्टमेंट था सर हमारा? ये तीसरा वाला हमारा कंपार्टमेंट यानी कि ओमेजम जो है वो एब्सेंट होगा। एब्सेंट होगा। कौन सा वाला बच्चों? ओमेजम जो कंपार्टमेंट था वो हमारा एब्सेंट होगा। तो सबसे पहले हमने देखा कि सर ये दो जो हम पढ़ने वाले हैं आगे चीजें, मतलब इंसानों में और जानवरों के स्टोमक में यानी कि इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में या फिर इनके आमाशय में क्या अंतर है, और उसके आधार पे हमने इनको कितने भागों में बांटा है, पहली चीज। अब आ जाती है सर हमारी दूसरी चीज, हमको जो पढ़ना है वो यानी कि पॉलीगैस्ट्रिक एनिमल्स। हमको गाय, भैंस, भेड़, बकरी का पाचन तंत्र पढ़ना है जो हमारे पॉलीगैस्ट्रिक एनिमल्स कहलाते हैं। तो पॉलीगैस्ट्रिक एनिमल्स का अगर हम और अंदर यानी कि इनके पाचन तंत्र की बात करें और गहराई से, तो देखने के लिए मिलता है कि सर इनका जो पाचन तंत्र है या इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसको सर हमने दो भागों में बांटा है, या हम इसको दो भागों में पढ़ेंगे। दो भाग कौन कौन से हो जाते हैं? पहला भाग हो जाता है सर हमारा जिसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, या दिस इज अ मेन डाइजेस्टिव सिस्टम या मेन पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, या इसे आप एलिमेंट्री कैनाल के नाम से जानते हो। दूसरा टाइप हो जाएगा सर हमारा एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड्स मतलब वो सहायक ग्रंथियां जो भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करती हैं, वो हमारी एसेसरी ग्लैंड या फिर सहायक ग्रंथियां कहलाती हैं। अब मेन क्या क्या हो जाएगा सर? तो मेन अगर मुख्य एलिमेंट्री कैनाल की मैं बात करूं तो इसमें सर मुंह से लेके यानी कि माउथ से लेके एनस तक, माउथ से खाना अंदर जाएगा और एनस से जो है वो मल बाहर आएगा। मल मतलब जो एक्सक्रीटा होगा, ठीक है, या जो वेस्ट होगा वो हमारा एनस से क्या निकल जाता है सर? बाहर निकल जाता है। तो माउथ से एनस के बीच में
जितने भी क्या आएंगे माउस से एनिमल के बीच में सर जितने भी हमारे ऑर्गन आएंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन। सबसे पहले आ जाएगा सर इसमें हमारा माउथ, उसके बाद आ जाएगा ग्रसनी, उसके बाद आ जाएगा ग्रसनली यानी कि यूसोफेगस, फिर आ जाएगा हमारा स्टमक यानी कि आमाशय, फिर आ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर आ जाएगी हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्ट में आ जाएगा हमारा सर क्या, एनल हमारा जो कि कहलाता है मलाशय। तो ये हमारे मेन ऑर्गन हो जाएंगे, और इनके साथ साथ जो इनकी सहायता करेंगे भोजन को पचाने के लिए, उनमें क्या किया जाएगा सर, उनमें जैसे दांत आ जाएंगे। दांत खाने को पचाने में डायरेक्ट रोल प्ले नहीं करते, लेकिन ये दांत खाने को काटने या चबाने में मदद करते हैं, इसलिए ये सहायक हैं, हेल्प करते हैं। जीभ, जीभ में किसी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता, लेकिन जीभ आपके खाने को पकड़ने में और गटकने में सहायक होती है, इसलिए इसका भी खेल है। और इसके साथ साथ बहुत सारी ग्लैंड्स या बहुत सारी ग्रंथियां जो किसी ना किसी प्रकार से खाने में अलग अलग प्रकार के क्या करती हैं बच्चों, लिक्विड ट्रांसफर करती हैं या जूसेस ट्रांसफर करती हैं, जो खाने को अच्छे से पचाने में मदद करता है। तो ये हमारी हो जाएंगी बच्चों एक्सेसरीज पाचन तंत्र। चलिए अब सर ये हमने बात की कि क्या क्या इसमें पार्ट होने वाले हैं इनके एलिमेंट्री या इनके पाचन तंत्र में। अब इस पाचन तंत्र को भी सर हम जो है वो दो भागों में बांटेंगे। पहला भाग हो जाएगा हमारा सर रूमिनेंट, और दूसरा भाग हो जाएगा क्या हमारा नॉन रूमिनेंट। इसका मतलब हमने ये पढ़ा कि ऐसे एनिमल जिनके आमाशय या जिनके स्टमक में 4 कंपार्टमेंट होते हैं उन्हें पॉलीगैस्ट्रिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पॉलीगैस्ट्रिक बोलेंगे। अब पॉलीगैस्ट्रिक में हमारे क्या क्या हो जाएंगे, दो प्रकार के पार्ट हो जाएंगे। एक हो जाएगा हमारा एलिमेंट्री कैनाल जिसमें हमारे मेन ऑर्गन आ जाएंगे, एक हो जाएगा एक्सेसरी ग्लैंड जिसमें हमारे जो हेल्पफुल अदर जो ग्लैंड्स होने वाली हैं, अदर जो ऑर्गन होने वाले हैं वो इसमें आ जाएंगे। अब बच्चों इस आधार पे हमने जो है वो एनिमल्स को दो भागों में बांटा है, एक हो जाएगा रूमिनेंट और एक हो जाएंगे हमारे नॉन रूमिनेंट। रूमिनेंट की मैं बात करूं तो रूमिनेंट मतलब जिनमें रूमेन प्रेजेंट होगा, जिनमें रूमेन प्रेजेंट होगा उन्हें हम क्या बोल देते हैं, उन्हें हम बोल देते हैं रूमिनेंट एनिमल, जैसे कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी और ऊंट। और जो हमारे नॉन रूमिनेंट हो जाएंगे, जिनमें रूमेन प्रेजेंट नहीं होगा, जिनमें केवल और केवल एक आमाशय पाया जाएगा यानी कि एक स्टमक पाया जाएगा, वो हो जाएंगे हमारे नॉन रूमिनेंट। एग्जाम्पल में जाएगा कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, सुअर और मुर्गी। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। इसमें क्या होगा सर, इसमें जो है वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम पाया जाता है। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या इनका जो स्टमक है वो कॉम्प्लेक्स होता है, और इनका जो है सर वो कैसा होता है, सिंपल होता है, सिंपल होता है। ठीक है। तीसरी चीज अगर हम देखें कि इनकी क्या विशेषता है, तो विशेषता की अगर मैं बात करूं तो इसमें सर प्री गैस्ट्रिक फर्मेंटेशन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रूमिनेंट परफॉर्म प्री गैस्ट्रिक फर्मेंटेशन, प्री गैस्ट्रिक फर्मेंटेशन। और नॉन रूमिनेंट में क्या होता है सर, पोस्ट, ये हमारा पोस्ट गैस्ट्रिक फर्मेंटेशन। ये दोनों चीजें क्या होती हैं, प्री गैस्ट्रिक, प्री मतलब पहले और पोस्ट मतलब बाद में, पोस्ट मतलब बाद में, प्री मतलब पहले। तो जब ट्रू स्टोमक से पहले ही फर्मेंटेशन हो जाए, फर्मेंटेशन मतलब खाने को सड़ाना, अगर आपको खाने को पचाना है तो उसको पहले सड़ाना पड़ता है, उसके बाद उसका जो है वो डाइजेशन चालू होता है। तो अगर सड़ाने का काम यानी कि अगर खाने को फर्मेंट करने का काम, उसका किण्वन का काम स्टोमक से पहले हो जाता है, तो इस प्रकार के डाइजेस्टिव सिस्टम को हम प्री गैस्ट्रिक फर्मेंटेशन डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से जानते हैं। और अगर ये काम हमारा बाद में होता है तो सर इसे हम पोस्ट गैस्ट्रिक फर्मेंटेशन के नाम से जानते हैं। दो चीजें आपको याद रखनी है, रूमिनेंट में सर ये काम ट्रू स्टोमक से पहले हो जाता है, और हमारे नॉन रूमिनेंट में ये काम ट्रू स्टोमक के बाद होता है। ये दोनों चीजें याद रखनी है। तो अभी तक हमने सीखा क्या कि मोनोगैस्ट्रिक और पॉलीगैस्ट्रिक क्या होते हैं, रूमिनेंट और नॉन रूमिनेंट एनिमल किसे कहा जाता है। ये चारों चीजों के बीच में आपको अंदर ये अंतर बखूबी पता होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है सर, इसमें लिखा हुआ है कि जो रूमिनेंट होंगे यानी कि जिनमें रूमेन पाया जाएगा, या फिर जो जुगाली करेंगे, जो जुगाली करेंगे, जुगाली मतलब होता है रियूमिनेशन, जुगाली मतलब क्या होता है, रियूमिनेशन। तो इनके जो स्टमक है उसमें 4 चैम्बर पाए जाएंगे, इनकी जो क्षमता है वो अधिक होती है। नॉन रूमिनेंट में जो है वो इनका सिंगल चैम्बर होगा, स्टमक का केवल और केवल सिंगल चैम्बर होगा, जैसे हमारे अंदर है, जैसा घोड़ा के अंदर है, जैसे सुअर के अंदर है, जैसे कुत्ता बिल्ली के अंदर है, या मैं बात करूं तो मुर्गी के अंदर है। वो हमारा कैसा है सर,
नॉन रूमिनेंट है, इनमें मोनोगैस्ट्रिक प्रकार का जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। इसके बाद सर नेक्स्ट चीज क्या हो जाती है, जो रूमिनेंट होते हैं इनमें डाइजेशन का काम कौन कराता है, माइक्रोब्स। छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं जो माइक्रोबियल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, खाने को सड़ाने का या फर्मेंट करने का काम करते हैं। ठीक है क्या, चलिए, और ये काम कहाँ होता है, तो ये काम होता है सर रूमेन में। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो इनमें क्या होता है नॉन र्यूमिनेंट में, तो नॉन र्यूमिनेंट जो एनिमल हो जाएंगे इनमें एंजाइमेटिक डाइजेशन होता है। इनमें एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एंजाइम्स जो है वो डाइजेशन का काम करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जो है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, तो ये 2-3 बातें आपको इसमें और याद रखनी है। अब आ जाती है हमारी गाय, जिसके बारे में हमको पढ़ना है। अभी हमने थोड़ा सा रिकैप देख लिया कि हमको क्या अंतर है हमारे या इंसानों के और जानवरों के जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में। अब देख लेते हैं सर किस तरीके से गाय का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जिसकी शुरुआत होती है सर माउथ, यानी कि आ जाएगी हमारा काय से, मुंह से। शुरुआत कहाँ से होगी सर, मुंह से। मुंह से जो है वो दांत पाए जाते हैं, 32 दांत जो है हमारी गाय में या भैंसों में 32 दांत पाए जाते हैं, जिनके द्वारा खाने को जो है वो पकड़ा जाता है और पकड़ के उसको अंदर भेजा जाता है। दूसरे नंबर पे जाएगा सर हमारी ग्रस नली, यानी कि हमारी आ जाएगी ईसोफेगस। ईसोफेगस एक, ये आपको यहाँ पे जो पाइप दिखाई दे रहा होगा, इस पाइप का काम क्या है सर, इस पाइप का काम है खाने को अंदर की तरफ भेजना, अंदर की तरफ भेजना खाने को। और कहाँ अंदर की तरफ भेजना, तो ये आपको बड़ा सा यहाँ पे जो जगह दिख रही होगी, ये पाइप हमारा सर यहाँ से आया और ये पाइप कहाँ खुला, तो सर ये पाइप हमारा खुलता है, ये आपको यहाँ पे बड़ी सी जो जगह दिख रही होगी, इस बड़ी सी जगह का नाम क्या है, तो सर इस बड़ी सी जगह का नाम है रूमेन, जो हमारा स्टोमक यानी कि आमाशय का पार्ट है पहला वाला। सबसे पहले मुंह से खाना अंदर आया, ईसोफेगस से सर एक पाइप है जिस पाइप से अंदर जाके और ये हमारा खाना पहुंच गया कहाँ, स्टोमक में। और स्टोमक के में कौन से वाले पार्ट में, तो सर स्टोमक का जो चैम्बर जहां सबसे पहले खाना एंट्री करता है उसे हम रूमेन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, रूमेन के नाम से जानते हैं। ये हमारा बच्चों जो है वो, इससे स्टोर रूम कह सकते हैं आप, या स्टोर हाउस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसे, स्टोर हाउस। स्टोर हाउस मतलब गाय को जब आप चारा खिलाने के लिए ले जाएंगे या गाय के जब आप भूसा डालेंगे तो वो पहले लगातार उसको खाती रहती है, खाती रहेगी, गटकती रहेगी, निगलती रहेगी और अंदर उसके स्टोर करती रहेगी, स्टोर करती रहेगी। कितना, तो सर ये बहुत बड़ा होता है, लगभग लगभग 100 से 200 लीटर तक का भी ये जो है वो क्या होता है, रूमेन की क्षमता। इसके बाद सर ये खाना जो है वो पहले के बाद दूसरे चैम्बर में जाएगा, यानी कि रेटिकुलम में आएगा, फिर हमारा कहाँ आएगा, ओमेजम में आएगा, फिर एबोमेजम में आएगा। ये 1 2 3 4, ये चारों के चार हमारे क्या हैं, तो सर ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये चारों के चार हमारे आमाशय का जो है वो अलग अलग प्रकार है, या आमाशय के अलग अलग पार्ट हैं, या आमाशय के अलग अलग भाग हैं, स्टोमक का ये पार्ट। इसके बाद सर खाना यहाँ से जो है वो इस तरफ पीछे की तरफ चला जाएगा, जो कहलाता है हमारा छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हो जाएगी हमारी छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत के बाद सर जो हमारा खाना है वो हमारा आ जाएगा कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में, यानी कि बड़ी आंत में। और बड़ी आंत के द्वारा खाने को पूरी तरीके से डाइजेस्ट करने के बाद ये कोलन, यानी कि हमारी जो गुदा वाला भाग से खाना जो है वो, या जो हमारा वेस्ट मटेरियल जो है वो गोबर के रूप में गाय के शरीर से जो है वो बाहर हो जाता है। तो ये हमारा एक छोटा सा रिकैप है। अब हम देखेंगे कि कौन से वाले भाग में कौन कौन सी चीजें होती हैं और किस वाले भाग का क्या जो है वो फंक्शन या कार्य होता है। आपने एक बार चीजें समझ ली हैं ताकि आपको अब चीजों को समझने में आसानी रहे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले सर मुंह से जो है वो खाने को या चारे को खाया जाएगा, फिर सर इसके बाद जो है वो रूमेन में खाना आएगा, रूमेन में खाना आएगा, रूमेन के बाद सर दूसरे नंबर रेटिकुलम, रेटिकुलम के बाद ओमेजम, ओमेजम के बाद एबोमेजम, ओमेजम के बाद आ जाता है हमारा एबोमेजम। ठीक है, तो ये हमारी पूरी क्या है, ये हमारी बच्चों जो है वो पूरी स्टेप बाय स्टेप है कि कौन से चैम्बर में पहले नंबर पे खाना जाएगा और कौन से चैम्बर में जो है वो खाना लास्ट में पहुंचेगा। तो ये चीजें हमने जो है वो देख ली। चलिए, अब सर होता क्या, अब सर होता क्या है, अब वो देखना है हमको। तो सबसे पहले जब मुंह से खाने को
जब मुंह से खाने को गाय खा लेती है तो ये खाना बच्चों सीधा चारा पहुंचता है कहाँ, रूमेन में। जैसे गाय ने खाना खाया वो उसको बिना चबाए या थोड़ा बहुत चबा के गटक लेती है और गटकती जाएगी अंदर उसको भेजती जाएगी। कहाँ भेजती जाएगी, तो सर ये उसको भेजती जाएगी रूमेन में। रूमेन हमारा क्या है, तो ये हमारे स्टमक का पहला वाला पार्ट है या फर्स्ट कंपार्टमेंट है, स्टोर कर लेगी। फिर आप गाय को घर लेके आ गए, जब गाय का पेट भर गया तो गाय घर आ गई, आप उसको घर लेके आ गए। फिर गाय क्या करेगी, आराम से इस वाले रूमेन वाले भाग से खाने को फिर से जो है वो मुंह में लेके आएगी वापस से। जैसे हम उल्टी करते हैं, तो खाना हमारा पेट से बाहर आ जाता है, सेम इसी तरीके से ये खाना रूमेन से फिर से मुंह में आ जाएगा गाय के। और इस प्रोसेस को हम रीगर्गिटेशन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बच्चों, रीगर्गिटेशन के नाम से इसे जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसे हम, रीगर्गिटेशन। तो रीगर्गिटेशन का मतलब क्या होता है कि एक बार पेट में खाना गया यानी कि रूमेन में खाना गया और फिर से वो मुंह में वापस आ गया, इसे क्या बोलते हैं हम, रीगर्गिटेशन। फिर गाय से तसल्ली से चबाती है। गाय क्या करेगी, एक बार फिर से मुंह में लेके आएगी और उस अध पचे हुए खाने को या जो आधा चबा हुआ खाने को गाय फिर से तसल्ली से आसानी से उसे क्या करेगी, चबाएगी। फिर चबाने के बाद बच्चों उसे जो है वो कहाँ भेज दिया जाएगा, उसे फिर से जो है वो रूमेन में भेज दिया जाएगा, जहां पे डाइजेशन का काम होता है, यानी कि पाचन का काम इस पे शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये खाना अब अच्छे से चब चुका है, अच्छे से ये छोटे छोटे भागों में टूट चुका है या छोटे छोटे टुकड़ों में खाना जो है वो टूट चुका है। फिर रूमेन में इसका डाइजेशन होगा। फिर डाइजेशन होने के बाद जितना डाइजेशन होना था, फिर हमारा ये खाना रेटिकुलम में पहुंच जाएगा, जो आपको इस फोटो में दर्शाया हुआ था। यहाँ पे आपको दिख रहा है जो ग्रीन कलर में, मुंह से पहले खाना आएगा और ये सीधा चारा जो है वो कहाँ पहुंच जाएगा बच्चों, ये चारा पहुंच जाएगा इस वाले भाग में। ये जो आपको बड़ा वाला यहाँ पे जो भाग दिख रहा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा रूमेन है। यहाँ पे स्टोर होने के बाद फिर से दोबारा ये खाना जो है बेटा, ये फिर से दोबारा खाना जो है वो वापस से गाय के मुंह में खाना ये आ जाता है, जहां गाय इसको फिर से चबाती है। क्या करती है, फिर से चबाती है। ठीक है, तो ये चीजें आपको जो है वो स्पष्ट रूप से पता होनी जरूरी है। फिर इसके बाद सर रेटिकुलम क्या करेगा, रेटिकुलम इस खाने को फिल्टर करेगा। मान लीजिए कि गाय ने इतनी स्पीड से या इतनी तेजी से सारे खाने को खा लिया था, उस खाने में पत्थर अगर निकल के आ गया, या उस खाने में गाय ने कील खा ली, चारे के बीच में कील फंसी हुई थी या पत्थर फंसा हुआ था, या किसी भी प्रकार का जो है वो हार्ड मटेरियल गाय के पेट में चला गया, तो क्या करेगा, तो बच्चों हमारा ये रेटिकुलम है वो इसको फिल्टर करने का काम करेगा, ताकि वो और अंदर ना जा पाए, क्योंकि रूमेन से खाना बाहर वापस लाया जा सकता है, लेकिन एक बार अगर वो कहाँ, रेटिकुलम को क्रॉस कर गया तो खाना वापस से मुंह में नहीं आएगा। इसलिए इसको रेटिकुलम में, अगर हमको रेटिकुलम के उस तरफ इसको भिजाना है या रेटिकुलम से पास कराना है, तो पहले रेटिकुलम उस खाने का फिल्टर करेगा। फिल्टरेशन कहाँ होगा सर, रेटिकुलम में होगा। खाना फिल्टर जब हो गया तो तीसरे पार्ट या तीसरे चेम्बर जिसे हम ओमेजम के नाम से जानेंगे, किस नाम से जानते हैं, ओमेजम के नाम से जानते हैं, वहां खाना पहुंच जाएगा और वहां इसे और बारीक पार्ट में ग्राइंड किया जाएगा, इसे और जो है वो पीसा जाएगा। खाने को कहाँ पीसा जाएगा सर, ओमेजम में पीसा जाएगा। इसके बाद बिल्कुल इसको जो है वो अच्छी तरीके से पीसने के बाद फोर्थ नंबर पे हमारा आ जाता है ओवेमेजम। ठीक है क्या, तो फोर्थ नंबर पे जो हमारा चेम्बर या फोर्थ नंबर का जो स्टमक हो जाएगा, जिसका नाम है एबोमेजम। क्या नाम है बच्चों, एबोमेजम। ठीक है, या इसे आप एबोमेजम के नाम से भी लिख सकते हैं। फोर्थ नंबर पे क्या जाएगा आपका, फोर्थ नंबर पे जाएगा एबोमेजम। तो एबोमेजम हमारा क्या हो जाएगा, चौथे नंबर का स्टमक हो जाएगा, जहां पे खाने में एंजाइम्स प्लस जितने भी जूसेस हैं, जो आपका जो अग्नाशय है या जो आपका यकृत है यानी कि जो लीवर है, या फिर जो आपका पेनक्रियाज है, ये अलग अलग प्रकार के जूसेस को सीक्रेट करेंगे और सीक्रेट करके कहाँ छोड़ते जाएंगे, सीक्रेट करके सर ये सारी चीजों को एबोमेजम के अंदर डालते जाएंगे। और जब वहां पे पिसा हुआ खाना अंदर आएगा तो सारी चीजें अपने खाने को पचाने के लिए हेल्प करेंगी। मतलब सबसे मेन काम, मतलब सबसे पाचन का मेन काम कहाँ हो रहा है,
सर पाचन का मेन काम हमारा एबोमेजम में हो रहा है, इसीलिए सर हम इसे सत्य आमाशय यानी कि ट्रू स्टोमक के नाम से जानते हैं। काय के नाम से जानते हैं सर हम इसे हम ट्रू स्टोमक या फिर सरल या सत्य आमाशय के नाम से जानते हैं, सत्य आमाशय के नाम से जानते हैं। इसके बाद सर ये खाना हमारा छोटी आंत में, और छोटी आंत से हमारा खाना बड़ी आंत में, और बड़ी आंत के बाद ये गुदा द्वारा खाना जो है वो बाहर कर दिया जाएगा गोबर के रूप में। चलिए, तो ये हो गया हमारा थोड़ा सा पूरी स्टोरी की किस तरीके से अब हमको चीजें आगे देखना है, किस तरीके से गाय के जो है वो शरीर में खाने को पचाया जाएगा और क्या पूरी प्रोसेस होती है। एक बार अगर आप इस प्रोसेस को समझ गए तो ये आपके लिए बच्चों जो है वो आसान होने वाला है। चलिए अब देख लेते हैं सर हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें जो चेम्बर होता है, चेम्बर का आएगा चेम्बर, इसका जो चेम्बर होता है यानी कि जो स्टोमक का, उसके सर 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से वो 4 पार्ट होते हैं मैं आपको बता चुका हूँ, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम। इसमें क्या होने वाला है सर कि हमारा जो मेन डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा, जितना भी पाचन तंत्र रहेगा, जितना भी पाचन तंत्र रहेगा, उसका बच्चों 53% हिस्सा हमारा आमाशय से बना होता है, आमाशय से बना होता है। मतलब मेन हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा ऑर्गन है, आमाशय। क्योंकि कैटल या एनिमल्स का टोटल डाइजेस्टिव सिस्टम का 53% कौन कवर किए होता है, तो 53% कवर किए होता है स्टमक यानी कि हमारा आमाशय। अब आमाशय कितने प्रकार के होते हैं, तो आमाशय के कितने पार्ट होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं, 1 2 3 और ये हमारे 4, ये हमारे 4। तो 4 में भी सर सबसे बड़ा कौन सा होगा, सबसे बड़ा होगा हमारा रूमेन, जो लगभग चारों में से 80% कवर करे रहेगा। दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, तो दूसरे नंबर पे हो जाएगा हमारा रेटिकुलम, इसको हम सेकेंडरी स्टोमक के नाम से जानते हैं। तीसरे नंबर पे जाएगा हमारा ओमेजम, जिसे हम टर्सरी स्टोमक के नाम से जानते हैं। और चौथे नंबर पे जाएगा एमोमेजम, इसे हम जो है वो फोर्थ स्टोमक के नाम से भी जानते हैं, या इसे हम ट्रू स्टोमक भी कहते हैं। पहली बात, क्या सर बछड़ा पैदा होते ही ये सारी चीजें उसके शरीर में विकसित हो जाएंगी, या ये बछड़ा के उम्र से ही पैदा होते ही ये सारे इतने प्रकार के उसके चैम्बर बन जाएंगे, तो जी नहीं। जन्म के समय जो है हमारा स्टोमक यानी कि जो बछड़े के शरीर में ये जो आमाशय रहेगा, ये पूरी तरीके से विकसित नहीं होता। 4 से 6 हफ्ते में घास खाने के साथ साथ ये इसका विकास चालू होता है। मतलब ये 4 to 6 वीक से 4 to 6 वीक से बच्चों इसका क्या होता है, स्टोमक का डेवलपमेंट होना चालू होता है, ये डेवलप होना चालू होता है। और बच्चों हमारा लगभग 5 से 6 महीने में 5 to 6 मंथ में ये जो है हमारा स्टोमक कंप्लीटली, कैसा बच्चों, कंप्लीटली ये डेवलप हो जाता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। स्टार्ट कब होता है, 4 to 6 वीक में, और ऑलमोस्ट 5 से 6 मंथ में ये जो है वो कंप्लीटली डेवलप हो जाता है। इसीलिए बछड़े को पैदा होते से ही चारा नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको चारा खिलाएंगे तो चारे को पचाने वाला जो सिस्टम है वो तो अभी उसके शरीर में डेवलप ही नहीं हुआ, ये करेगा मेन चारे का काम। यही पचता है हमारा सेल्यूलोज, सेल्यूलोज जो चारे में पाया जाता है। तो जब तक ये उसकी बॉडी में क्या नहीं होगा बच्चों, डेवलप नहीं होगा, तब तक बछड़े को खाना नहीं देना है, चारा नहीं खिलाना है। आप उसको खीस पिलाइए, उसको कोलेस्ट्रम पिलाइए, उसको दाने दीजिए। समझ में आया क्या? तो ये चीजें हमने देखी कि किस तरीके से इसको जो है वो आमाशय के 4 भाग होते हैं। अब इसमें कौन कौन सी प्रोसेस होगी सर, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले मुंह से जो है वो या मुख से जो है वो खाना अंदर आएगा। अंदर आने के साथ सर का इसका स्टोरेज हो जाएगा पहले नंबर पे। स्टोरेज कहाँ हो जाएगा सर, ये स्टोरेज हो जाएगा रूमेन में, रूमेन में। ये स्टोरेज कहाँ हो जाएगा सर, ये स्टोरेज हो जाएगा रूमेन में। रूमेन के बाद सर ये खाना फिर से रिगर्गिटेशन के माध्यम से अंदर से फिर से बाहर लाया जाएगा। अंदर से बाहर लाने में कितना समय लगेगा, तो जब ये खाना दोबारा अंदर से बाहर आएगा तो लगभग 3 सेकंड का समय लेगा। कितना समय लेगा बेटा, 3 सेकंड का। मतलब इसको पेट से फिर से मुंह में लाने के लिए, रिगर्गिटेशन की प्रक्रिया करने के लिए गाय को कितना समय लगता है, 3 सेकंड का समय लगता है। और ये लगभग 100 से 120 ग्राम के जो है वो लड्डू टाइप बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए चारा उसने खाया था, इस चारे को
ये भूसा या चारा जो गाय ने खाया था, इसको वो अंदर ले जाने के बाद इसको इस तरीके से लड्डू के फॉर्म में ये बन जाएंगे। जिनका वजन कितना होता है सर? तो जिनका वजन होता है 90 से 120 ग्राम। और ये जो हमारा लड्डू आपको दिखाई दे रहा होगा, या ये जो बॉल आपको दिखाई दे रही होगी, इस बॉल को हम बोलस के नाम से जानते हैं। काय के नाम से जानते हैं? बोलस। काय के नाम से जानते हैं बेटा इसे बोलस के नाम से जाना जाता है। जब ये खाना वापस से मुंह में आएगा तो फिर हमारी जो गाय है वो इसको फिर से चबाने का काम करेगी, इसको फिर से चबाने का काम करेगी, जिसे हम मैस्टिकेशन के नाम से जानते हैं। क्या किस नाम से जानते हैं? मैस्टिकेशन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे गाय उस खाने को, और खाना मतलब बोलस, यहाँ पे आने वाले खाने को क्या बोलेंगे? बोलस। तो इस बोलस को गाय क्या करेगी? लार के साथ मिलाने का काम करेगी और लगभग 50 सेकंड तक इसे जो क्या करेगी बच्चों? 50 सेकंड तक इसे फिर से चबाने का काम करेगी। तो क्या हुआ ये कि 3 सेकंड में खाना पेट से फिर से मुंह में आया और मुंह में 50 सेकंड तक गाय ने इसको फिर चबाया। जो झाग गाय के मुंह से निकलेगा, जो झाग गाय के मुंह से निकलता है जब गाय चारे को चबाती है दोबारा से, तो आपको पता लगेगा कि वो किसको चबा रही है? बोलस को। उस बोलस क्या है? जो आधा पचा हुआ है, एक बार वो अंदर से फिर से बाहर आया है, तभी वो जो है वो हमारा झाग बनता है। 50 सेकंड तक गाय इसको अच्छे से लार में मिलाएगी। देखा होगा आपने, जब गाय जो है वो रोंथना चालू करती है या रोमंथिकेशन या रूमिनेशन चालू करती है, तो उसके मुंह से लार टपकती है। वो कौन सी प्रोसेस है? वो है सर हमारी मैस्टिकेशन। क्या है ये? हमारी मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन ही वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा गाय दोबारा क्या करती है बच्चों? खाने को चबाती है। लगभग कितने सेकंड तक? 50 सेकंड तक। इसके बाद इसको अच्छे से चबा के फिर से गाय इसको अपने पेट में गटक लेती है। क्या करती है बच्चों? से अपने पेट में गटक लेती है और चबा हुआ भोजन वापस नीचे चला जाता है। इसमें कितना समय लगेगा? तो 1 से 5 सेकंड का समय। लगभग 3 सेकंड को आने में लग रहा था, 1 से 5 सेकंड वापस जाने में लगेगा और 50 सेकंड जो है वो इसको चबाने के लिए लगेगा। और ये प्रक्रिया चलती रहेगी हमारी कितने तक? 8 घंटे प्रतिदिन। 8 घंटे प्रतिदिन जो है वो गाय हमारा मैस्टिकेशन का या रोंथने का या र्यूमिनेशन का काम करती है। और अगर आपकी गाय 8 घंटे से कम ये काम कर रही है, इसका मतलब वो बीमार हो चुकी है। ये बीमारी के लक्षण है कि गाय हमारी शरीर की या गाय उसकी शरीर की जो नॉर्मल प्रक्रिया है, अगर उसको नहीं परफॉर्म कर रही है, इसका मतलब गाय आपकी क्या है? गाय आपकी बीमार है। तो गाय र्यूमिनेशन का काम कितने समय तक करती है? तो सर ये लगभग एक दिन में 8 घंटे के लिए करती है। ये सारी चीजें आपकी जरूरी है। रिगर्गिटेशन की प्रक्रिया में 3 सेकंड लगते हैं, मैस्टिकेशन की प्रक्रिया में 50 सेकंड लगते हैं, और हमारी सॉइलिंग की प्रक्रिया में या सोलोइंग की प्रक्रिया में जो है वो हमारा कितना? 1 से 5 सेकंड का जो है वो समय लगता है। ये चीजें जो मैंने अभी आपको बताई हैं। मुख और अगर मैं लार की बात करूं, जो लार हमारी मिलाई जाती है, तो लार यानी कि सलाइवा, जो सलाइवा होती है बच्चों, वो हमारे एनिमल लगभग 100 से 200 लीटर प्रतिदिन सलाइवा का जो है वो क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। तभी आपने देखा होगा गाय के मुंह से लार टपकती है जब वो चबाती है, क्योंकि बहुत हाई अमाउंट में उसके शरीर में जो है वो क्या बनती है? लार बनती है सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा, यानी कि लार ग्रंथियों के द्वारा। और ये कितना होता है? ये होता है सर लगभग 100 से 200 लीटर के लगभग। इस लार का पीएच आपके पेपर में पूछा जाता है। लार का पीएच जो है वो लगभग 8 पीएच का होता है, जो हमारा थोड़ा एल्कलाइन होता है, यानी कि स्लाइटली एल्कलाइन। पहली बात। दूसरी बात सर, इसमें जो है हमारी सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रेजेंस होती है। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि हमारा NaHCO3 की जो है वो क्या होती है? NaHCO3 की जो है वो प्रेजेंस होती है। दो चीजें आपको याद रखनी है। तीसरा सर अगर हम बात करें तो रोमंथी जानवर होते हैं, यानी कि जो रूमिनेंट एनिमल होते हैं, इनकी लार में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रोमंथी यानी कि रूमिनेंट एनिमल की सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो सर किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता, उसमें एंजाइम एब्सेंट होता है। और जो नॉन रूमिनेंट है, यानी कि हम लोग जो हैं, यानी कि जो ऐसे जानवर जो रौंदते नहीं है या जो रूमिनेशन की प्रक्रिया नहीं करते हैं, उनकी लार में जो है वो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों? टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। चलिए अब सर मुझे ये बताइए, ये तो खाने की बात हो गई,
जब गाय पानी पिएगी तो क्या पानी भी इस तरीके से होगा कि पहले अंदर गया, फिर अंदर से वो फिर से मुंह में आया, और फिर जो है वो उसको तीसरी बार में गाय ने जो है अपने पेट में फिर से तीसरी बार भेजा। तो क्या हमारा है, पानी की भी यही प्रक्रिया रहेंगी, खाने की जो प्रक्रिया आपने समझी, तो पानी भी इस तरीके से होगा? तो जी नहीं, पानी ऐसा नहीं होगा। पानी कैसे जाएगा सर? तो पानी सर जैसे ही मुंह में आएगा, जैसे ही गाय ने उसके माउथ से पानी को पिया, माउथ से पानी के बाद जो इस तरीके से आपको यहाँ पे पाइप दिख रहा होगा, ये पाइप में बीच में एक प्रकार का क्या होता है बच्चों, ग्रूव होती है। बीच में यहाँ पे एक प्रकार की ग्रूव होती है, यानी कि जो है वो क्या होती है, यहाँ पे एक खांचा बना होता है। ये ग्रूव क्या करेगी, ये ग्रूव जो है वो यहाँ से जुड़ा होता है हमारा क्या, रूमेन। यहाँ से रूमेन जुड़ा होता है, और यहाँ से जुड़ा होता है हमारा, यहाँ से जुड़ा होता है बच्चों हमारा एवोमेजम। तो पानी या फिर हमारा जो लिक्विड मटेरियल रहेगा, ये हमारी ईसोफेगस ग्रुप से, यानी कि हमारी ग्रस नली खाने से डायरेक्ट एवोमेजम में चला जाता है। एवोमेजम क्या है सर हमारा? एवोमेजम हमारा ट्रू स्टोमक है, और जो हमारा चारा रहेगा, जो भी गाय हार्ड मटेरियल्स खाएगी, वो हमारा रूमेन में आ जाएगा। तो इन दोनों का बंटवारा किससे होगा? तो सर इन दोनों को बंटवारा, इन दोनों को अलग अलग रास्ता देने वाला जो यहाँ पे जंक्शन है, उस जंक्शन का नाम है ईसोफेगल ग्रुप। क्या नाम है बेटा? ईसोफेगल ग्रुप, जो हमारा तरल यानी कि लिक्विड मटेरियल्स और सॉलिड मटेरियल को अलग अलग जगह पे भेजेगा। क्योंकि लिक्विड का काम नहीं है यहाँ पे, लिक्विड को ना ही हमको पीसना है, ना ही इसको दोबारा चबाना है, इसलिए इसको डायरेक्ट अंदर दाने दिया जाए जहां से इसका डायरेक्ट डाइजेशन हो सके। लेकिन चारा जो है, चारे में सेल्यूलोज है, उसको हमको अच्छे से पचाना है, इसलिए उसको रूमेन में स्टोर करना पड़ेगा। यहाँ तक चीजें समझ में आई? तो ये आपको अच्छे से एक बार लिख लेना है। यहाँ पे वही प्रोसीजर दी हुई है, रिगर्गिटेशन हमारा ये हो जाता है, उसके बाद हमारा रिगर्गिटेशन के बाद बच्चों मेस्टिकेशन हो जाता है, तीसरे नंबर पे हमारी जो है वो रीजॉइलिंग आ जाती है। ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो पहला हमारा स्टमक आ जाएगा बच्चों, जिसका नाम है रूमेन। रूमेन इज द फर्स्ट स्टमक। रूमेन क्या है हमारा? रूमेन सर हमारा जो है वो फर्स्ट स्टमक है। इसमें क्या क्या है बच्चों? इसको हम द फर्मेंटेशन बेड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जितने भी हमारी किण्वन यानी कि जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस है वो यहीं पे होनी है, यहीं पे होनी है। ठीक है क्या? चलिए, ये पूरे आमाशय का मतलब जितना भी हमारा स्टोमक है, चारों के चार जो हमारे पार्ट हैं, उनमें से 80% पार्ट जो है वो उसका बना होता है, और ये हमारा लार्जेस्ट कंपार्टमेंट है। रूमेन इज द लार्जेस्ट कंपार्टमेंट। रूमेन क्या है हमारा सर? लार्जेस्ट कंपार्टमेंट कहलाता है। ठीक है, टोटल जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका ये 53% होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का 53% और टोटल स्टोमक का 80%। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। 4 to 6 वीक्स में ये डेवलप होना चालू होता है, और 6 मंथ में ये कंप्लीटली डेवलप हो जाता है। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि सर इसका स्टोरेजिंग पावर कितनी होती है, तो लगभग 100 से 120 लीटर जो है वो गाय में स्टोरेज पावर होती है। सॉरी, 100 से हमारा 100 से लेके 200 लीटर तक इसमें स्टोरेज क्षमता होती है। इसका पीएच कितना होता है सर? इसका पीएच होता है 5.8 से लेके 6.8, और इसका टेम्परेचर होता है 39 डिग्री सेल्सियस। 39 डिग्री सेल्सियस। इसमें हाई अमाउंट में क्या पाए जाते हैं सर? इसमें हाई अमाउंट में माइक्रोब्स पाए जाते हैं, तभी तो माइक्रोबियल फर्मेंटेशन होती है। और ये हमारा कितना, लगभग 10 मिलियन प्रति मिलीलीटर जगह में ये पाए जाते हैं। इसमें गैसें भी बनती हैं। गैसें कौन कौन सी बनती है सर? इसमें CO2 बनती है, और 25% जो है वो मीथेन भी बनती है। और अगर ये गैसें ज्यादा हो जाती हैं, अगर ये गैसें ज्यादा हो जाती हैं, तो गाय में बच्चों जो है वो एक रोग या एक डिसीज हो जाती है। उस डिसीज का नाम है ब्लॉट यानी कि अफरा। ब्लॉट यानी कि अफरा। ये कहाँ होता है सर? तो ये हमारा लेफ्ट साइड में होता है। किस साइड में होता है? लेफ्ट साइड में होता है। इसीलिए जब गाय में अफरा गैस या अफरा रोग आ जाता है, तो हम सर लेफ्ट साइड में क्या करते हैं? लेफ्ट साइड में छेद करके इस अफरा रोग को या इस गैस को बाहर निकालते हैं। गाय के पेट में हम छेद करेंगे, छेद करेंगे तो ये जो गैसेस बनी हुई है, मीथेन गैस जो बनी हुई है या कार्बन डाई गैस जो बनी हुई है, वो रूमेन से बाहर निकल जाएगी, और गाय हमारी जो है वो मरने से बच जाएगी। यहां तक आपको याद रखना है। इसमें कौन कौन से फैटी एसिड से अम्ल पाए जाते हैं सर? में इसमें एसिटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड और प्रोपोनिक एसिड प्रेजेंट होता है। और विटामिन में बात करूं तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और के का जो है वो यहाँ पे सिंथेसिस होता है। सिंथेसिस होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का
और विटामिन के का। तो ये है हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टमक, दैट इज कॉल्ड, जिसे हम क्या बोलते हैं, रूमेन। दूसरे नंबर पे जाएगा सर हमारा रेटिकुलम। ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जो छोटे छोटे आपको छेद दिखाई दे रहे होंगे, यहीं से हमारा खाना फिल्टर होना चालू होता है। मैंने आपको बताया था इसका क्या काम होता है सर, इसका काम होता है फिल्टर करने का। सेकंड आ जाएगा हमारा रेटिकुलम, इसको हम सेकेंडरी स्टमक के नाम से जानते हैं। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से दिखाई देता है, तो सर इट रिजेंबल्स या इट लुक्स लाइक अ, कैसा दिखाई देता है, ये हनीकॉम्ब यानी कि मधुमक्खी की छत्ते की तरह इसका आकार होता है। ये सबसे छोटा भाग होता है, ओनली ऑन 5% जो है वो कंसिस्ट होता है इसमें टोटल स्टमक का। इसका आकार सर राउंड होता है। गाय में जो इसका स्टोरिंग हो जाएगी वो लगभग 8 केजी इसकी जो है वो कैपेसिटी होती है। इसकी जो इंटरनल मेम्ब्रेन होगी उसको हनी कॉम्ब जैसी ये है वो दिखाई देती है। इसका काम क्या है, इसका काम है कि जो भी हमारी हार्ड चीजें होंगी, जैसे लोहे के तार, कील, पत्थर या जो भी बाहर के तत्व हैं, उनको अंदर जाने से रोकना, यानी कि उनको फिल्टर करना, किसका काम है, हनी कॉम्ब का काम है, यानी कि सेकेंडरी स्टोमक का काम है, यानी कि रेटिकुलम का काम। तीसरे नंबर पे जाएगा सर हमारा कौन सा, तीसरे नंबर पे जाएगा ओमेजम। ओमेजम हमारा टर्सरी स्टोमक है। टर्सरी स्टोमक यानी कि हमारा तीसरे नंबर का स्टोमक। इसको हम बच्चों मिनी पाइल्स किसके नाम से जानते हैं, इसे मेनी पाइल्स के नाम से भी जाना जाता है। आकार की मैं बात करूं तो ये हमारे टोटल स्टमक का 7 से 8% माना जाता है, और इसमें 19 केजीज की जो है वो कैपेसिटी होती है। 19 केजीज की जो है वो कैपेसिटी होती है, ठीक है क्या। इसकी जो आंतरिक जो परत रहेगी वो पत्तियों की तरह दिखाई देगी, यानी कि लीव्स की तरह दिखाई देगी। और अगर आपके ऑप्शंस में ये नहीं होता है तो आपको लगाना है ओपन बुक स्ट्रक्चर, खुली हुई किताब की तरह। ये कैसा दिखाई देता है, जैसे किताबें खुली हो और आपको पेज दिख रहे हो, तो ओपन बुक स्ट्रक्चर या लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो आपका निकल के आएगा, ठीक है। तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर या ओपन बुक स्ट्रक्चर आपको ये दिखाई देगा। इसका काम क्या है सर, इसका काम है ग्राइंड करना, यानी कि खाने को पीसना, और प्लस दूसरी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये 50% जो वाटर है और हमारा जो सोडियम और पोटेशियम का एब्जॉर्प्शन, आपको याद रखना है, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर पोटेशियम का जो है वो एब्जॉर्प्शन, वाटर का एब्जॉर्प्शन कौन करता है, एमोजम करता है, ओमेमिज्म करता है। अच्छा, इसके साथ साथ सर ये ऊंट और लावा में अनुपस्थित होता है, किसमें, ऊंट में और लावा में। इसलिए इन दोनों एनिमल्स को सूडो रेमिनेंट के नाम से जाना जाता है। काय के नाम से जाना जाता है, सूडो रेमिनेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं पीएटी, आईसीआर, सीयूटी या फिर किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उन बच्चों के लिए हमारा बैच भोपाल ब्रांच में जो है वो आने वाला है आगामी 5 जून 2027 से जो है वो नया बैच स्टार्ट हो रहा है। तो आप कांटेक्ट करके हिंदी इंग्लिश माध्यम में यहाँ पे डिजिटल क्लासरूम, उसके बाद लाइब्रेरी, साथ साथ एक्सपर्ट डाउट क्लासेस, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस, आपके पास सारी चीजें जो है हमारे पास उपलब्ध है। तो ये सुविधाओं का अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर पे या जो नीचे लाइन चल रही है वहां से आप कॉन्टेक्ट हमको कर सकते हैं। चलिए, फोर्थ नंबर पे हमारा जो स्टोमक आएगा उसको हम बोलेंगे एवोमेजम, यानी कि ये हमारा ट्रू स्टोमक यानी कि सत्य आमाशय कहलाता है। सत्य आमाशय कहलाता है। सत्य आमाशय यानी ट्रू स्टोमक कहा जाता है क्योंकि ये सरल आमाशय वाले जानवरों के पेट के समान कार्य करता है, और बछड़े में जन्म के समय केवल और केवल यही पार्ट हमारा स्टोमक का डेवलप होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको ये याद रखना है कि बछड़े में जन्म के समय निम्न में से कौन सा स्टोमक यानी कि आमाशय प्रेजेंट होता है, तो वो हो जाएगा हमारा एवोमेजम। क्या हो जाएगा, एवोमेजम। चलिए, इसकी अगर मैं बात करूं तो सर इसकी जो कैपेसिटी हो जाती है वो हमारी लगभग 23 किलो की हो जाती है गाय में, और भैंस में अगर मैं बात करूं तो भेड़ में हो जाती है 3 किलो की। टोटल जो स्टमक का 7 to 8% ये बनाता है। इसकी मीडियम में बात करूं तो ये हाईली एसिडिक होता है। क्या होता है बच्चों, ये हाईली एसिडिक, क्योंकि इसमें HCl यानी कि हाइड्रोलिक एसिड पाया जाता है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, इसलिए इसका जो पीएच है वो 2 से 2.5 के बीच में होता है। 2 से 2.5 के बीच में होता है, ये आपको याद रखना है। इसकी कैपेसिटी भी याद रखनी है कि कैटल में सर 23 केजी और शीप में हमारा ऑलमोस्ट 3 केजी के लगभग होता है, ठीक है। यहाँ पे खाने का मेन पाचन किया जाता है, यानी कि जो एंजाइम एक्शंस होती हैं वो यही होती है। पहला ग्रंथिहीन हिस्सा जहाँ पे एंजाइमेटिक पावन या एंजाइमेटिक पाचन जो है वो शुरू होता है,
यहाँ पे सर पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है जो प्रोटीन का पाचन करता है, और रेनिन एंजाइम पाया जाता है जो छोटे बछड़े में दूध को पचाने का काम करता है। आपको पता है कि जब बछड़ा पैदा होता है तो उसे खीस या फिर कोलेस्ट्रम दिया जाता है। तो खीस या कोलेस्ट्रम या दूध को पचाने का जो एंजाइम होता है उस एंजाइम का नाम है बच्चों रेनिन। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कौन सा ये रेनिन है, तो रेनिन आपको याद रखना है। तो रेनिन ही जो है वो बछड़ों में पाया जाता है, और बछड़ों के शरीर में दूध को पचाने का काम कौन करता है, यही रेनिन एंजाइम, ठीक है। और यही कोएगुलेशन और कर्ड का काम भी करता है, मतलब दूध को फाड़ने का या कर्ड जमाने का काम भी रेनिन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अच्छा, भोजन का अर्ध तरल पेस्ट में बदल जाता है जिसे हम कायम के नाम से जानते हैं। यहीं पे खाना जो है हमारा वो सेमी लिक्विड फेज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, सेमी लिक्विड फेज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। खूब सारे उसमें जूसेस मिला दिए जाएंगे, और इस प्रकार का जो हमारा खाना रहेगा इसे हम चायम के नाम से जानते हैं, चायम के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा ट्रू स्टमक का काम होने वाला है, ट्रू स्टमक का काम होने वाला है। इसके बाद बच्चों जो खाना है वो कहाँ भेज दिया जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया जाएगा, जहां पे एब्जॉर्प्शन का काम होता है। मेन एब्जॉर्प्शन का काम कहाँ होता है, तो सर मेन एब्जॉर्प्शन का काम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और मेन डाइजेशन का काम कहाँ होता है, तो सर डाइजेशन का काम होता है फोर्थ कंपार्टमेंट में, जिसका नाम है एबोमेजम। चलिए, तो ये आपको याद रखना है। ये कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है, जिसकी लंबाई लगभग 130 से 135 फीट तक होती है, यानी कि 40 से 45 मीटर। गाय में इसकी जो कैपेसिटी है वो 65 किलो होती है, ठीक है। इसमें पाचन और अवशोषण का मुख्य कार्य किया जाता है। इसके सब 3 प्रकार के पार्ट होते हैं, ये 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है छोटी आंत। पहला पार्ट हो जाएगा इसका ड्यूडेडियम, या दूसरा पार्ट हो जाएगा हमारा जेजुनम, और तीसरा पार्ट हो जाएगा इलियम। तो पहला हो जाएगा सर हमारा ड्यूडेनम, दूसरा हो जाएगा जेजुनम, और तीसरा हो जाएगा इलियम। फर्स्ट जो हमारा पार्ट है इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें हमारा यकृत यानी कि लीवर, लीवर से सर बाइल जूस आता है। क्या जाता है, लीवर से बाइल जूस आ जाता है। और अग्नाशय से मतलब हमारी पेनक्रियाज, पेनक्रियाज से जो है वो पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस, ये दोनों जूसेस आगे कहाँ मिल जाते हैं सर, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट जिसका नाम है ड्यूडेनम, ड्यूडेनम में रस आके मिल जाते हैं, और जिसके कारण यहाँ पे जो है वो खाने का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन अच्छे से किया जाता है। सेकंड नंबर पे जुजेनम में जाएंगे, और थर्ड नंबर पे इलियम में जाएंगे, ठीक है। आपको इसके अंदर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये उंगली की तरह संरचना, उंगली की तरह संरचना। अब आपको पता है कि सर खाना हमारा पूरी तरीके से पच गया है, अब इसको हमको एब्जॉर्ब करना है, और एब्जॉर्ब करके बॉडी के अलग अलग पार्टों तक इसको पहुंचाना है। तो जब तक ये ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होगा, जब तक ये इसका आगे काम नहीं बढ़ेगा। तो जितनी ज्यादा जगह होगी उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, जितनी ज्यादा जगह होगी उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। तो जगह बढ़ाने के लिए, अगर कम जगह में आपको ज्यादा जगह करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सरफेस एरिया को बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए इस तरीके से उंगली की तरह इसमें स्ट्रक्चर होता है, और इस स्ट्रक्चर को बच्चों हम बिली के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, बिली के नाम से जानते हैं। बिली क्या होती है सर, हमारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, और ये इसका काम क्या होता है, सरफेस एरिया को बढ़ाना, और सरफेस एरिया अगर बढ़ेगा तो हमारा एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा सर, एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, ठीक है क्या। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बिली के नाम से जाना जाता है। ये बिली का काम क्या रहता है, सरफेस एरिया को बढ़ाना, ताकि एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो सके। एक और चीज आपके लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि सर इसमें हमारी जो बिली है इसमें किस प्रकार का एंजाइम पाया जाता है, तो एंट्रोकाइनेज जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाने वाला एक एंजाइम है, जो क्या करता है, जो छोटी आंत में स्रावित होता है। तो एंट्रोकाइनेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है सर, ये पाया जाता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद सर हमारी ये छोटी आंत आपको दिखाई दे रही होगी, ये जो एस प्रकार का जो आकार है इसे हम बोलते हैं ड्यूडेनम। फिर आ जाएगा हमारा जेजुनम, और लास्ट में जाएगा सर हमारा क्या, इलियम, इलियम, ठीक है। इसकी लंबाई 40 से 45 मीटर होती है। इसके बाद इसकी क्षमता सर 65 केजी होती है गाय में, और लगभग 9 केजी होती है सुअर या फिर भेड़ में, सुअर या फिर भेड़ में। इसके बाद लास्ट में अगर हम देखें तो लास्ट में हमारा खाना जो है सर वो पहुंच जाता है कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत में। बड़ी आंत की लंबाई सर छोटी आंत से कम होती है, याद रखिएगा, बड़ी आंत की लंबाई छोटी आंत से कम होती है।
गाय में ये 10 से 11 मीटर की होती है, भेड़ में 5 मीटर की होती है। इसका काम क्या रहेगा, तो जितना भी हमारा खाना बच गया, जितना भी खाना हमारा बच गया, जिसका एब्जॉर्प्शन छोटी आंत में नहीं हो पाया, उसका एब्जॉर्प्शन ये क्या करेगी, कर लेगी। और साथ ही साथ बचा हुआ जो वेस्ट मटेरियल रहेगा उसको सेमी सॉलिड फॉर्म में, यानी कि इसको मल या गोबर के फॉर्म में जो है वो चेंज कर देगी। इसके भी सर जो है वो 3 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट को हम सीकम के नाम से जानते हैं, दूसरे रीजन को सर हम कोलन के नाम से जानते हैं, और थर्ड रीजन को हम रेक्टम के नाम से जानते हैं। बड़ी आंत के कितने भाग सर, 3 भाग। छोटी आंत के भी कितने भाग, 3 भाग। सीकम का क्या काम होता है, तो सीकम सर हमारा जो है इलियम और कोलन के बीच का एक ब्लाइंड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है क्या, इलियम और हमारा कोलन, कोलन के बीच एक ब्लाइंड सैक, जिसे हम क्या बोलते हैं, सीकम बोलते हैं। फिर जाए हमारा कोलन, कोलन सर क्या है, कोलन हमारा जो है वो मेन या चीफ या मेन वाटर एब्जॉर्प्शन रीजन है। मतलब जहां पे हमारे पानी का सबसे अच्छी तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है, वो कौन आ जाएगा, वो हो जाएगा कोलन। फिर उसके बाद आ जाएगा मलाशय यानी कि रेक्टम, ये हमारा अंतिम भाग है, और यहीं से जो है वो एनल जुड़ा होता है, और गुदा से हमारा खाना जो है वो बाहर निकल जाता है। गुदा से जो है वो एनस से खाना जो है वो बाहर निकल जाता है। जो हमारे स्टमक या हमारे जो रूमिनेंट रहेंगे, उनमें जो सीकम वाला हिस्सा रहेगा ये छोटा होता है, और हमारे जो अरोमंथी रहेंगे इनमें सीकम वाला हिस्सा बड़ा होता है, क्योंकि इसी वाले भाग में, सीकम वाले भाग में ही ऐसे जानवर जिसमें मोनोगैस्ट्रिक स्टमक पाया जाता है, या जो हमारे नॉन रूमिनेंट है, उसमें क्या होता है बच्चों, यहाँ पे फर्मेंटेशन का काम होता है। इसलिए हम इसे पोस्ट फर्मेंटिन या पोस्ट फर्मेंटेशन गैस्ट्रिक टाइप का जो है वो क्या बोलते हैं, इसको स्टमक कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि जो हमारे नॉन रूमिनेंट एनिमल रहेंगे उनमें जो फर्मेंटेशन की क्रिया होगी वो कहाँ होती है, वो होती है सर सीकम वाले एरियाज में, और जो रोमन की बजाय सीकम में होता है, इसलिए हम इसे पोस्ट गैस्ट्रिक फर्मेंटेशन के नाम से जो है वो जाना करते हैं, पोस्ट गैस्ट्रिक के नाम से इसे जाना करते हैं। चलिए क्विक रिवीजन देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले खाना मुंह में आएगा, जिसे हम ओरल कैविटी के नाम से जानते हैं। खाने को निगलना या खाने को खाना क्या कहलाता है बच्चों, इंजेशन कहलाता है। यहाँ पे लार होती है लगभग गाय में 100 से 200 लीटर, गाय प्रतिदिन जो है वो लार का उत्पादन करती है। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसका पीएच जो है सर वो हमारा लगभग 8 के लगभग होता है। मुंह में सलाइवा बढ़ जाती है, जो एक बैक्ट की तरह या जो बफर की तरह काम करती है। इसके बाद सर हमारा खाना जो है वो सीधा पहले चैम्बर में पहुंच जाता है, जिसे हम रूमेन बोलते हैं। इसे हम स्टोर रूम की तरह या स्टोर हाउस के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे खाना ये लार्जेस्ट कंपार्टमेंट है। लगभग इसकी गाय में जो कैपेसिटी होती है वो 150 से लेकर 200 लीटर तक होती है। इसका पीएच सर 5 से 6 के 7 से 6 के बीच में होता है। 200 से ज्यादा बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे सर फर्मेंटेशन की मेन क्रिया होती है, और यहीं पे सेल्यूलेज एंजाइम होता है, जो सेल्यूलेज एंजाइम का करता है, सेल्यूलोज का डाइजेशन करने का काम करता है। और आधे पके या आधे पचे हुए भोजन को हम कर्ड के नाम या बोलस के नाम से जानते हैं। फिर ये बोलस हमारा वापस से, ये बोलस हमारा यहाँ से वापस आएगा, और वापस से हमारा कहाँ चला जाता है, मुंह में। इस प्रक्रिया को हम रीगर्गिटेशन के नाम से जानते हैं। फिर ये रीगर्गिटेशन की प्रक्रिया होने के बाद हमारा खाना जो है वो सेकंड नंबर के या सेकंड नंबर पे जो हमारा स्टोमक आ जाता है, जिसे हम रेटिकुलम के नाम से जानते हैं, वहां पे पहुंचने वाला है। यहाँ पे रेटिकुलम में, रेटिकुलम में सर बैक्टीरियल फर्मेंटेशन होता है। हनी कॉम्ब की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ से खाना फिल्टर होता है, और फिल्टर होके हमारा थर्ड आयोनिक चैम्बर जो है हमारा ओमेजम, यहाँ पे ये खाना पहुंच जाएगा। ओमेजम में जब खाना पहुंचेगा तो यहाँ पे बच्चों पानी यानी कि H2O प्लस बाइकार्बोनेट को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और खाने को हमारा लास्ट में भेज दिया जाता है। लास्ट यानी कि हमारा 4th नंबर का स्टोमक, जिसे हम एबोमेजम या ट्रू स्टोमक के नाम से जानेंगे। यहाँ पे सर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पे बैक्टीरिया नहीं पाए जाते, क्योंकि इसमें HCl पाया जाता है, इसलिए इसका जो पीएच है वो बहुत कम पहुंच जाता है, बहुत कम पहुंच जाता है। और यहाँ पे जूसेस होते हैं जो हमारे खाने को पचाने का काम करते हैं। इसे हम ट्रू स्टमक कहा जाता है। खाने को पूरी तरीके से हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जो है वो जला दिया जाता है या तोड़ दिया जाता है। फिर इसके बाद जो हमारा खाना है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है, जहाँ पे हमारा एब्जॉर्प्शन का काम होता है। मेन एब्जॉर्प्शन का काम कहाँ होता है सर, स्मॉल स्टमक में होता है। बचे कुचे खाने को लार्ज स्टमक में भेज दिया जाता है, जहां से खाने को या पानी का एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है, और इस खाने को
ये पानी को एब्जॉर्ब करने के बाद जो हमारा सेमी सॉलिड मटेरियल बचेगा, यानी कि जो हमारा मल वाला हिस्सा बचेगा, उसको शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये हमारा टोटल क्या है बच्चों, ये हमारा कंप्लीट जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है कैटस का, जिसके सारे पार्ट्स हमने देखे, किस तरीके से खाना जो है वो पचाया जाता है और कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, कौन कौन से टाइप से मिलके जो है वो ये बना होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अब अगली वीडियो में।